Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I am your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome. तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्चुअली ओरिजिनेट करने वाले हैं. तो इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग सेशन. और कहीं ना कहीं ये आपके जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का जो चैप्टर है उसी के कंटिन्यूएशन का पार्ट है, जिसमें हमने लास्ट टर्न पे जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में जाना. फिर हमने सेक्स डिटर्मिनेशन देखा डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, ह्यूमन बींग्स में. बाकी सारी चीजें देखी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को भी देखा जो कि सटन और बोवेरी ने दी थी. अब हम जो है वो इवोल्यूशन की तरफ चल रहे हैं, यानी ओरिजिन ऑफ लाइफ की तरफ चल रहे हैं कि आखिरकार जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और जो लाइफ है वो कैसे आई, कहाँ से आई, किस तरीके से उसका ओरिजिनेशन हुआ, कहाँ से उसका उद्गम हुआ एक्चुअली. तो वो सब चीजें हम जो है आज के सेशन में जानेंगे. तो सबसे पहले हम उन थ्योरीज के बारे में जानेंगे जिन थ्योरी के थ्रू जो है ये क्लेम हुआ कि इस तरीके से जो है वो लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग मॉलिक्यूल्स जो है वो सामने आए. तो इसके लिए कई सारी थ्योरीज जो है वो ऑलरेडी प्रपोज की जा चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन था वो ओपेरिन और हार्डेन का था, जिन्होंने 1928 में इस थ्योरी को प्रपोज किया. उन्होंने इस थ्योरी के बारे में सारी चीजें क्लियर की, उसके बारे में समझाया. तो अब हम इसी को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं. और ये जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया कि लाइफ का जो ओरिजिनेशन था, लाइफ जो है जो अपियर हुई थी वो 4200 टू 4600 मिलियन ईयर्स एगो पहले हुई थी, जिसमें सिंपल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है वो सबसे पहले हमें दिखाई दिए. अब बात आती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिसमें जो सिंगल सेल है, एक ही सेल, यूनि मतलब सिंगल यानी वन, और सेलुलर मतलब सेल, सिंगल सेल जो है वो बॉडी के सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. इसी वजह से इसको बोला जा रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इसमें कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कि आप अमीबा के बारे में जानते हैं. तो अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. तो इस तरीके से जो है आप चीजों को समझ सकते हैं. So let's move ahead, students, and understand more about this topic. तो जब हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले आई एम सॉरी, एक्चुअली देयर वाज सम कनेक्टिविटी इशू, दैट्स व्हाई आई लॉस्ट and I cannot speak up. So let's move ahead and understand more about this. तो जब हम मॉडर्न थ्योरी या फिर ओपेरन थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो थ्योरी थी इसको सबसे पहले जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओपेरन ने दिया था 1936 में दिया था, और उन्होंने अपनी फेमस बुक ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो है इसको एक्सप्लेन किया था. अब हम बात करने वाले हैं उन स्टेप्स की जो कि इस थ्योरी को अनफोल्ड करती हैं, इस थ्योरी के बारे में बताती हैं. तो सबसे पहला जो उनका स्टेप था वो ये था कि एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना हुआ है, गैसियस मैटर से बना हुआ है. ठीक है, जो गैसेस हैं, जो अर्ली गैसेस हैं, कहीं ना कहीं वो मिलकर के जो है वो अर्थ के मैटर को बनाती हैं. अब इस जो अर्ली जो टाइम था उसमें क्या था कि गैसियस मैटर था, यानी जो गैसियस फॉर्म में जो मॉलिक्यूल्स थे वो एटम्स की फॉर्म में थे. किस फॉर्म में थे, एटम्स की फॉर्म में. जैसे कि हाइड्रोजन थी उसमें इंक्लूडेड, हाइड्रोजन था. इसके अलावा स्टूडेंट्स नाइट्रोजन भी जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी. ठीक है ना, इस तरीके से जो है वो इस गैसेस मैटर जो है वो वहां पे इंक्लूडेड था, वहां पे इन्वॉल्व था. लेकिन ये जो एटम्स थे ना स्टूडेंट्स, ये इस स्टेज में जो है वो आपस में एसोसिएट नहीं हो सकते थे. मतलब दो एटम जो है वो आपस में मिलकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे थे. तो एटम्स जो है वो इस स्टेज में एसोसिएट नहीं हो पा रहे थे, कैन नॉट एसोसिएट टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. एसोसिएशन जो है वो पॉसिबल नहीं था टू फॉर्म स्टेबल मॉलिक्यूल्स. स्टेबल मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन थी, आप कह सकते हैं उनका जो एसोसिएट होकर के वो जो है फॉर्म नहीं हो पा रहे थे. सो दैट वाज अबाउट दिस सिंपल टॉपिक कि किस तरीके से जो गैसियस मैटर था उसका रीजन क्या था, कि क्यों जो है ये एटम्स जो है वो एसोसिएट होकर के स्टेबल मॉलिक्यूल नहीं बना पा रहे थे. उसका रीजन था हाई टेम्परेचर.
ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से प्लेनेट का जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई था। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ये आपस में एसोसिएट होकर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं कर पा रहे थे। सो दैट इज द रीजन कि ये इस तरीके से जो है ये गैसियस मैटर प्रेजेंट था। सो लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप की जहां हम बात करते हैं तो वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो जब हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो है जब अर्थ का जो टेम्परेचर था, यानी अर्थ जब कूल डाउन होनी स्टार्ट हुई, जब अर्थ कूल डाउन होनी स्टार्ट हुई, जब अर्थ का जो टेम्परेचर था वो नीचे आया, टेम्परेचर जो है वो कम हुआ, तब जो है जो एटम्स थे वो आपस में एसोसिएट होने लग गए। और एटम्स जो है वो आपस में एसोसिएट होकर के जो गैसियस एलिमेंट्स थे या जो गैसियस एटम्स थे, राइट, एटम्स जो थे वो एसोसिएट होकर के उन्होंने क्या बनाना चालू कर दिया। एस एटम का जो एसोसिएशन था उसने मिल करके जो है वो स्टेबल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की। ठीक है, तो इस तरीके से जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे वो फॉर्म हुए। अब इसमें जो हाइड्रोजन था उसने ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करके क्या बना दिया स्टूडेंट्स, वाटर का फॉर्मेशन कर दिया, यानी H2O की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, इस तरीके से। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या हुआ कि जो कार्बन था वो जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया, उसने जो है कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर दी, इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोजन और जो नाइट्रोजन था उनका कॉम्बिनेशन मिलकर के क्या बना दिया, अमोनिया की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, इस तरीके से जो है वो सारी चीजें चलती चली गई। तो ये हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, वाटर की फॉर्मेशन हुई, इधर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मोनोऑक्साइड, यहाँ पे अमोनिया की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स जो है जो हाइड्रोजन था उसका नाइट्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन होकर के जो है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ कॉम्बिनेशन करके, इसके अलावा जो है और किसकी फॉर्मेशन हुई, HCN की फॉर्मेशन हुई, हाइड्रोजन साइनाइड की फॉर्मेशन हो गई। तो ये सारे जो है जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, सॉरी, ये जो है इसमें कार्बन भी इन्वॉल्व होगा, सॉरी साइनाइड होगा ना, क्योंकि HCN की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस तरीके से जो है वो HCN हाइड्रोजन साइनाइड की फॉर्मेशन जो है वो हमें देखने को मिली, जिसमें हमने हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन तीनों इन्वॉल्व होंगे इसमें, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन, तभी जाकर के HCN बनेगा। HCN क्या हुआ, हाइड्रोजन साइनाइड, इस तरीके से right? तो ये सारे जो है जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे ये आए। इस समय में, इस स्टेज में जो है स्टूडेंट्स, कोई भी मॉलिकुलर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं थी। नो मॉलिकुलर ऑक्सीजन वाज इन्वॉल्व। इस तरीके से जो है वो पूरा जो है हमें जो पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो दिखाई दिया। बेसिकली फ्री ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंट नहीं थी। तो इस तरीके से जो है वो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो गया। और जब इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ तो इसी कड़ी में जो है स्टूडेंट्स, पहले हम एक नेक्स्ट स्टेप जो है वो देख लेते हैं, जो कि था फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। क्योंकि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने जो है फिर फर्दर कंबाइन होकर के, वो जब फर्दर कंबाइन हुए और उनके थ्रू जो है उनके इंटरेक्शन से, जब ये जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि हमने देखे थे, इन इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन हुआ, इंटरेक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जो ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे इनका जो इंटरेक्शन हो गया, तब इन्होंने जो है वो मिलकर के क्या बनाया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की। अब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे इनमें क्या क्या था, इसमें जो है अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ। पर उससे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट को जान लेते हैं जो कि किया था मिलर और यूरे ने। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसमें जो है इसको लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और बाकी जगह पर जो है वो काफी जो है इसको लेकर क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं। इनफैक्ट नीट लेवल पे भी जब आप आफ्टर 10th जो है अगर आप बायोलॉजी लेना प्रेफर करते हैं, आप आगे मेडिकल फील्ड में एंटर करना चाहते हैं
और नीट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो उसमें भी जो है वो मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चंस आते हैं। आगे फर्दर आप असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीएचडी एनरोलमेंट्स में के एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो जो मिलर और यूरे का जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें इसमें क्या हुआ था कि मिलर और यूरे जो थे उन्होंने 1953 में, डेट भी आप याद रख सकते हैं, बस 1953। तो 1953 में जब मिलर और यूरे ने एक्सपेरिमेंट किया, तो उन्होंने जो है जो एटमॉस्फेयर था वो अर्थ का वैसे ही रखा जैसे कि पहले अर्थ में जैसे कि अर्ली अर्थ में रखा जाता था। उन्होंने जो है एक चैम्बर लिया, आप देख सकते हैं ये जो चैम्बर था इसमें बिल्कुल एटमॉस्फेरिक जो जिस तरीके से जो गैसेस प्रेजेंट थी, जैसे कि मीथेन थी, अमोनिया था, वाटर वेपर था और हाइड्रोजन गैस थी, ये सारी गैसेस जो है वो उसके अंदर मौजूद थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स उन्होंने एक स्पार्क डिस्चार्ज दिया, उन्होंने इलेक्ट्रिक लाइटनिंग का जो है इस्तेमाल करा। इसके अलावा यूवी रेज और गामा रेज और कॉस्मिक रेज का भी यूज किया गया था फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के सोर्स के लिए। ठीक है, इस तरीके से ये गैसेस को लिया गया था, उसको एक प्रॉपर कंडेंसर की फॉर्म में उसको अटैच किया गया, और उसके बाद जो है उन्हें जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वहां से अपीयर हुई। और जब वाटर ड्रॉपलेट्स जब अपीयर हुई तो उसमें जो है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो ऑब्टेन हुए। और वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनमें था आपके अमीनो एसिड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लाइसिन था। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसे कि जो प्रोटीन होता है, ठीक है, ये जो प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स, ये एक तरीके का क्या है, पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड कैसे है, जैसे आपने देखा होगा मोतियों की माला होती है, वो उसमें जब एक एक मोती जब हम पिरोते चले जाते हैं तो उससे एक मोतियों की माला बन जाती है। तो प्रोटीन जो है वो एक मोतियों की माला है। ठीक है, और उन माला में जो है जो सिंगल सिंगल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इस माला को बनाते हैं, राइट, ये जो होते हैं ये कहलाते हैं अमीनो एसिड्स। क्या कहलाते हैं, अमीनो एसिड्स। और ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं, दो अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसमें जब कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कंबाइन होते चले जाते हैं तो उससे बनता है पॉलीपेप्टाइड, और उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। तो ये जो अमीनो एसिड्स थे वो इससे ऑब्टेन हुए, जैसे कि था ग्लाइसिन था, एलेनिन था और एस्पार्टिक एसिड था। ये एक तरीके के अमीनो एसिड के टाइप्स होते हैं, इसमें आप समझेंगे। जिसमें ग्लाइसिन जो होता है वो सिंपल टाइप का अमीनो एसिड होता है, बिल्कुल सिंपल अमीनो एसिड होता है, और इस तरीके से जो है वो प्रेजेंट होता है। फिर एलेनिन होता है, एक एस्पार्टिक एसिड होता है, ये एक तरीके का एसिडिक अमीनो एसिड है। ये आप आगे जाकर के पढ़ेंगे, लेकिन आपको इतना पता होना जरूरी है, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपके लिए लिख दिया है कि अगर आप अपने आंसर्स ट्रेन करें, अगर आपको याद रहे तो एक आध आप अमीनो एसिड को लिख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा इंप्रेशन देगा आपकी फर्दर नॉलेज के लिए भी और फर्दर आपके एग्जामिनेशन को पास करने में भी। इसके अलावा जो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की, तो ऑर्गेनिक एसिड्स में जो है वो सक्सिनिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, ये सारे एसिड्स जो है वो ऑब्टेन हुए। इसके अलावा शुगर ऑब्टेन हुई, फैटी एसिड्स जो है वो ऑब्टेन हुए। फैटी एसिड्स आप जानते हैं ग्लिसरॉल, जो ये सब फैटी एसिड्स वगैरह लिपिड से रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। इसके अलावा ऑर्गेनिक बेसिस जो है वो इसमें ऑब्टेन हुए। तो इस तरीके से ये सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलर और यूरे के एक्सपेरिमेंट से हमें ऑब्टेन होते चले गए। अब ये क्या थे, ये कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स थे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कैसे थे, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो हमें मिलते चले। अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, ये जो है इनके इंटरेक्शन से आप कह सकते हैं कि इनके आपस में जो इनके मिलने से जो है वो हमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑब्टेन। लेट्स मूव अहेड। अब ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने ये कंबाइन हुए और उन्होंने जो है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की। तो ये जो अमाइनो एसिड्स थे, इसमें जो पॉलीपेप्टाइड थी वो ऑब्टेन हुए, प्रोटीन्स जो है वो हमें मिले। तो जो सिंपल शुगर्स थी, सिंपल जो शुगर थी, उन्होंने कंबाइन होकर के क्या बनाया, पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्मेशन की। एक चीज, एक शुगर को जो है हम क्या कहते हैं, सेकेराइड, राइट। और जब कई सारी शुगर्स जो है वो मिल जाती है, उन्हें हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो सिंपल शुगर जब कंबाइन हो जाती है तो उससे बनता है पॉलीसेकेराइड। इसके अलावा ऑर्गेनिक फैटी एसिड्स बने और ग्लिसरॉल बने, जिन्होंने इंटरैक्ट होकर के क्या बना दिया, लिपिड्स की जो है वो फॉर्मेशन कर दी। तो इस तरीके से जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उन्होंने कंबाइन होकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो है वो फॉर्मेशन की। और अब हम जो है जानते हैं फोर्थ स्टेप के बारे में। फिर सारे जो है कंपाउंड जो है वो बनते चले गए।
फिर बाद में जो ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे, जिसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस थे, न्यूक्लियोटाइड्स थे, पॉलीसेकेराइड्स थे, प्रोटीन्स थे, ये सारे जो मॉलिक्यूल्स थे ये जो है एग्रीगेट हो गए, ये इकट्ठे होते चले गए। मतलब जब ये प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड जो है वो आपस में मिलते चले गए तो ये एग्रीगेट होते चले गए, एक 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 तरीके के आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गन, एक डिसऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर की फॉर्म में, एक एग्रीगेट की फॉर्म में इकट्ठे होते चले गए, एक आप कह सकते हैं कि आपस में कंबाइन हो गए और एक एग्रीगेट की फॉर्मेशन की, जिसे हम बोलते हैं क्वेसरवेट्स। तो ये जो क्वेसरवेट्स थे, इसमें जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक कॉम्बिनेशन जो है वो हमें दिखाई दिया, जिसमें जो कवरिंग थी वो थी लिपिड मॉलिक्यूल्स की, लिपिड मॉलिक्यूल्स की एक कवरिंग थी। हालांकि ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं था, लेकिन मतलब इसमें किसी भी तरीके की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेसरवेट्स थे, इनमें किसी भी तरीके की कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, बस एक लिपिड मॉलिक्यूल्स के द्वारा एंक्लोज थे। कोई बहुत ज्यादा मेम्ब्रेन बाउंड आप कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं था क्वेसरवेट। इसके बाद जब क्वेसरवेट्स का जब फर्दर स्ट्रक्चर का कंट्रोल आया, इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ, क्योंकि डीएनए जो है वो तब आ गया था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस आ गए थे, इसके अलावा जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स भी आ गए थे। तो जब न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो आपस में मिल जाते हैं, जब न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो मिलते चले जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। ठीक है, जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलते चले जाएंगे, क्योंकि जो नाइट्रोजन था और जो बाकी जो कंपाउंड्स थे उसके जो नाइट्रोजनस बेसिस आए थे, न्यूक्लियोटाइड्स आए थे, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए थे, इनसे जो है वो डीएनए, फिर फर्दर जब ये मिलते चले गए तो जो है डीएनए आ गया था। जब डीएनए आ गया स्टूडेंट्स, तो डीएनए ने जो है वो मल्टीप्लिकेट करना चालू कर दिया, और तब जाकर के जो है वो ईओ बायोन्स आए थे, और इसको हम बोलते हैं प्रोटोसेल। बेसिकली ये जो प्रोटोसेल था एक कंट्रोल सिस्टम था, एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। तो पहला जो प्रिमिटिव जो ऑर्गेनाइज्ड और आप प्रिमिटिव जो लिविंग सिस्टम कह सकते हैं वो था ईओबायोन्स, या फिर हम इसको बोलते हैं प्रोटोसेल। और ये इस तरीके से जो है वो क्वेसरवेट और प्रोटोबायोन्स, और इस तरीके से पूरा जो है केमिकल इवोल्यूशन से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन तक का सफर था। एक इसका एक रिव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले जब अर्ली गैसेस आई, तो अर्ली गैसेस में जो है आप जानते हैं कि इसमें नाइट्रोजन थी, हाइड्रोजन थी, और एक कंबाइंड फॉर्म में जो है वो ऑक्सीजन भी प्रेजेंट थी, जिससे जो है अमोनिया बना, वाटर बना, हाइड्रोजन साइनाइड की फॉर्मेशन हुई, मीथेन की फॉर्मेशन हुई। इस तरीके से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते चले गए। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आए। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजनस बेसिस थे, न्यूक्लियोटाइड्स थे, अमाइनो एसिड्स थे, ग्लिसरॉल आप कह सकते हैं, लिपिड्स और फैट्स थे। और उन्होंने जो है वो कंबाइन होकर के न्यूक्लिक एसिड बनाए, न्यूक्लियोटाइड्स बनाए, पॉलीसेकेराइड्स बनाए, प्रोटीन्स, फैट्स और लिपिड्स बनाए। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते चले गए। इसके अलावा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन जो है वो फिर आया। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में जो है वो डीएनए था, एनर्जी कैरियर था, और उसके अलावा एंजाइम्स और एनर्जी सोर्सेज जो है वहाँ पे डेवलप। सो दैट वाज अबाउट दिस केमिकल इवोल्यूशन एंड बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। और इसके अलावा स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की। कोई सर्वेज यो बायोन्स, आई होप आपको ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर होती चल रही हैं। थोड़ी थोड़ी नहीं, काफी सारी काफी क्लैरिटी है। बाकी और इसमें एक इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जो कि मैं इसके मिड में ऐड करना चाहूंगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कह लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 10th की टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें इतना ज्यादा ये अवेलेबल नहीं है, बट आई वांट टू गिव यू, ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो 1950 में सिडनी फॉक्स और कोवर्कर्स जो थे, उन्होंने सिंथेटिक पेप्टाइड लाइक प्रोडक्ट्स बनाए, पेप्टाइड के जैसे प्रोडक्ट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, जिसमें जो है वो जिनका जो डीए जो है स्टूडेंट्स, दैट इज डेल्टन। डेल्टन जो है वो मॉलिक्यूलर वेट को एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट है प्रोटीन की, जिनमें जो है अमाइनो एसिड्स को 150 टू 180 डिग्री पे हीट किया गया, और उससे जो है ये प्रोटीनोइड्स की फॉर्मेशन हुई। तो बेसिकली ये जो प्रोटीनोइड्स होते हैं, ये लीनियर जो प्रोटीन्स होते हैं, जिनमें अमाइनो एसिड जो है वो कंबाइन करते चले जाते हैं, उनसे अलग हटके जो प्रोटीनोइड्स होते हैं ये ब्रांच्ड पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं। ब्रांच पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। इनमें क्या होती है, कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि प्रोटीन्स की जैसी होती है। प्रोटीन की से सिमिलरिटीज इनमें शो होती हैं, जैसे कि इसमें कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, जैसे कि प्रोटीन में कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। इसके अलावा ये ससेप्टेबल होते हैं डाइजेशन के लिए। मतलब बेसिकली जो प्रोटीएज होता है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, कहीं भी वर्ड आ जा रहा है ना एज, एज कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, एंजाइम से related। ठीक है, अब ये बोल रहा है प्रोटीएज, मतलब ये किसको क्लीव करेगा या किसको डिग्रेड करेगा, प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। किसको डिग्रेड करेगा, प्रोटीन को। तो इसी प्रोटीएज के जो टाइप्स हैं वो ये दोनों हैं।
ट्रिप्सिन और पैप्सिन, ये प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए होती है। तो जैसे कि लीनियर प्रोटीन्स में होता है, वैसे ही हमें प्रोटीनोइड्स में जो सारी चीजें हैं वो दिखाई दी। सो दैट वाज अबाउट दिस स्मॉल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ। आई होप मैंने बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं किया है, ताकि आपको ये सारी टर्म्स क्लियर हो जाएं। एंड नेक्स्ट टर्म पे जो है हम इसको, जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, इसको स्टडी करेंगे। सो दैट वाज इट। एंड keep learning, keep shining, and most importantly, keep smiling and be positive. Thank you very much.